नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव स्किल्स। देखिए, मेरे साथ आज दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव जी हैं और जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। और देखिए, आज बिहार का खास दिवस है। बिहार में आज बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का बिल पास कर दिया गया। जो आवाज उठ रही थी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने वह बिल पास कर दिया जिसमें बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक ले जाने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, यह मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। अच्छी बात यह है, आरक्षण विरोधियों को शायद अच्छी बात न लगे कि बीजेपी ने भी आगे बढ़ चढ़कर इस बिल का समर्थन किया है। राजनीतिक मजबूरी है या जो कुछ है। तो अब सवाल उठेगा कि राजभवन क्या करता है, राज्यपाल क्या करते हैं, क्योंकि जेडीयू ने और आरजेडी ने तो कहना शुरू कर दिया है कि राजभवन कितने घंटे कितने मिनट में मंजूरी देगा। जयराम विप्लव जी, आज का दिन ऐतिहासिक, बिहार विधानसभा से बिल पास, बीजेपी भी साथ खड़ी है ना। 75% आरक्षण बढ़ाने की मांग जो हुई थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। ज्ञानेश्वर जी, बिहार में 65% आरक्षण का प्रस्ताव और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 75% का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब कोई भी दल किसी दूसरे दल को यह नहीं कह पाएगा कि वो आरक्षण का विरोधी है। और यह तीसरा ऐतिहासिक दिन है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब SC/ST रिजर्वेशन लाया था संविधान में, उसके बाद से यह तीसरा ऐतिहासिक दिन है। VP सिंह की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। और वहां से होते हुए आज जिस सरकार ने यह निर्णय किया है, उस 1 वर्ष पुरानी एनडीए की सरकार में जब भाजपा शामिल थी, तो ये ऐतिहासिक दिन निश्चित रूप से। और भाजपा हमेशा से सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति करती रही है और इसका प्रमाण अनेक अवसरों पर मिलता रहा है। आज आप देख लीजिए। जयराम जी, लेकिन आपकी पार्टी तो कहती रही है, केंद्रीय नेतृत्व तो यह कहता रहा है कि देश में दो ही जाति है, एक अमीर की जाति और एक गरीब की जाति। लेकिन आज आप लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के फार्मूले पर खड़े हो गए और आपने समर्थन किया। तो फिर आपने भी यह मान लिया ना कि जातियों के भीतर गरीबी है, अमीर और गरीब की कोई जाति नहीं है, जाति नहीं खत्म है। ठीक है, तो आपने लालू यादव और नीतीश कुमार के फार्मूले को मान लिया ना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ही फार्मूला नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी मान रहे हैं। और उनकी जो रिपोर्ट जो आज बिहार सरकार की सार्वजनिक हुई, प्रस्तुत हुआ, उसमें क्या निकल कर आया? 24% सवर्ण गरीब है, 33% अति पिछड़े और पिछड़े गरीब हैं, और 42% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग गरीब हैं। तो गरीबों की भी एक जाति है ना, यही तो निकल करके फार्मूला आ रहा है। और उनके उत्थान के लिए हमको काम करना है, ना कि जातियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए काम आ रहा है। इन्हीं आंकड़ों में साफ दिखाई पड़ता है कि 50% का जब आरक्षण इस देश में और बिहार में लागू था, उस समय से 33 वर्षों तक बड़के भैया छोटके भैया का शासन रहा। और मैं 3 प्रमुख बिंदुओं पर बात रखना चाहता हूं। गरीबी की आंकड़े मैंने दे दिए। आज शिक्षा का स्तर देख लीजिए, 8वीं और 10वीं में महज 14%, 12वीं में 10% से नीचे, और ग्रेजुएट लोगों की संख्या केवल 7% है। और उनमें भी डिग्री लेने के लिए 6-6 साल लग जाते हैं। और नौकरियों की स्थिति देखिए, सरकारी नौकरी 1%, प्राइवेट 1%, और 67% लोग बिना काम के हैं इस बिहार में। तो 50% आरक्षण के साथ इकबाल बुलंद करके जिन लोगों ने शासन किया, उनके ऊपर आज सवाल उठेगा। इसलिए मुझे याद आता है बाबा साहब अम्बेडकर का कहा हुआ वो वाक्य कि अच्छे लोगों के हाथ में संविधान होगा। लेकिन जयराम जी, सवाल उठना चाहिए। जयराम जी, सवाल उठना चाहिए। हाँ, जयराम जी, सवाल उठना चाहिए। एक लाइन पूरा कर लूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा था कि अच्छे लोगों के हाथ में अच्छे विचार के साथ अगर संविधान होगा तो अच्छा साबित होगा, बुरे लोगों के साथ बुरा।
आरक्षण तो आ गया, लेकिन इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अति पिछड़े पिछड़े दलितों का आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करने के बजाय इन्होंने क्रियान्वयन की ऐसी पद्धति अपनाई, ऐसे तरीके अपनाए कि सवर्ण भी 25% गरीब हो गए। तो आज जनता इनके परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा रही है। आरक्षण के लिए तो सब लोग साथ नहीं, में, सवर्णों की गरीबी की चिंता समाज का हर वर्ग आगे नहीं। बढ़े। जयराम जी आपने कह दिया 33 साल, लेकिन जो 16 साल है आप भी रहे भैया के साथ। फाइनेंस मिनिस्ट्री आप ही के पास, हेल्थ मिनिस्ट्री आप ही के पास, अर्बन डेवलपमेंट आप ही के पास, तो बिहार के पाप और पुण्य के भागीदार आप नहीं है क्या? शिक्षा आप नहीं की है क्या? मुख्यमंत्री कौन कौन बार बार अपनी राजनीतिक धारा बदलते रहे? सवाल बहुत सारे हैं। हमने तो समाज को और बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए इनको साथ दिया, इनको यहां तक पहुंचाया, लेकिन इनकी नीतियां क्या रही? आज तो सब चीज का क्रेडिट तो नीतीश कुमार स्वयं लेते हैं ना। वो तो कहते हैं हमने सरकार चलाया, तो आज जो दुर्गति बिहार की बना दी उसका क्रेडिट कौन लेगा? अनुप्रिया जी, बीजेपी वाले सारे क्रेडिट तो यही ले जाते हैं कि मोदी का फार्मूला, और हम साथ में थे, हमने ही मतलब पिछड़ों के बारे में सोचा। तो यह क्रेडिट किसको? जेडीयू आरजेडी को कि बीजेपी वाले को? सच्चाई क्या है? ज्ञानेश्वर जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने मंच पे मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। और मैं आपके मंच के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को मैं बधाई देती हूँ। और जिस तरह के ऐतिहासिक फैसला लेने का उन्होंने साहस किया है, और जिस तरह से ठीक कहा जयराम विप्लव जी ने, ये तीसरा ऐतिहासिक दिन है। और तीसरा ऐतिहासिक दिन कब है? जिस दिन पहली बार जब फैसला होता है कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी। क्योंकि जब जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से जब पीछे हटती है, तो राज्य की सरकार ने मांग की और सभी के सहमति से उन्होंने जाति गणना का भी कार्य शुरू किया। अनुमति मिल गई हमें। 2 अक्टूबर को जब प्रथम बार हम जाति गणना के आधारित जब हम जातियों का रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तब ऐसे ही बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया आपने तो कहा था कि आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट भी आप पब्लिश करेंगे, इतनी जल्दी किस बात की थी कि आपने पब्लिश कर दिया? तब भी हमने कहा कि ठहर जाइए, 1 महीना का समय दे दीजिए, हम कर देंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, आपकी राजनीतिक मंशा है। तो हमने 1 महीना, 1 से 1.5 महीने के अंदर में हमने ये भी पब्लिश कर दिया, सामाजिक आर्थिक जनगणना भी रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। देखिए, हमारी जो मंशा थी ज्ञानेश्वर जी, यही थी कि हम सामाजिक विकास की बात करते हैं और न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। अगर हम समाज की जब बात करेंगे और हमारे देश के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यहाँ पे हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं। जरूर जातियों को वर्गीकरण अपर कास्ट और लोअर कास्ट और मैं कहती हूँ कि किया गया है, लेकिन गरीबी की बात करते हैं। क्योंकि जब आप रिपोर्ट को देखेंगे ज्ञानेश्वर जी, जो स्वर्ण जातियों में आते हैं भूमिहार, उनमें भी देखिएगा कि किस तरह से वो आर्थिक रूप से कमजोर है। और ये जो कह रहे हैं फॉर्मूला की बात, मैं कहती हूँ, मैं इनको थोड़ा इतिहास में इनको दिखाना चाहूंगी, और इतिहास का मैं इनको थोड़ा चाहूंगी कि जयराम विप्लव जी थोड़ा इतिहास को पढ़े। जब प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, उससे ठीक 1 वर्ष पहले 2004 में वो एक कपूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पे वो जब उनको संबोधित करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो जिस तरह के स्ट्रक्चर है, जो पिछड़े हैं उनमें अति पिछड़ा को, और जो मैं कहती हूँ अनुसूचित है उनमें सूचित जातियों को लाने की जरूरत है और बदलाव लाने की जरूरत है आरक्षण की। तो उनकी जो कार्यशैली और उनकी जो दूरदर्शिता थी, वो मुख्यमंत्री बनने के पहले थी। और मुख्यमंत्री बनते के साथ ही उन्होंने सिर्फ ओबीसी का ही नहीं ख्याल रखा, एससी एससी का ख्याल नहीं रखा। ये बिहार पहला राज्य था जिसने स्वर्णों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको 3% आरक्षण देता है। मैं अगर गलत होंगी तो मुझे आप सही कीजिएगा। मुझे यही जानकारी है कि बिहार पहला राज्य था पूरे देश में कि जिसने स्वर्णों को आरक्षण दिया 3%, और उसको आज देश की सरकार ने 10% किया। अरे हमारे नेता का तो सोच यह है कि वो दिशा देते हैं कि जिसपे आम कार्य करते हैं। उसी तरह मैं बता दूं कि बिहार को जब वो सत्ता में आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आप देखिए कि बिहार में, फिर कहती हूँ कि बिहार 35% रिजर्वेशन देने वाली महिलाओं को पहला राज्य था पूरे देश में, जिन्होंने महिलाओं को, जिसमें वर्गीकरण नहीं किया जातियों का, सभी जातियों के महिलाओं को कहा कि, क्योंकि उनका मानना था कि महिला अपने आप स्वतः पिछड़ी है,
क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हमारे समाज का, जिसमें पुरुषवादी मानसिकता है या पुरुषों को दायित्व मिलता था, उन्होंने शिक्षा देने के साथ में सामाजिक भी और उनकी राजनीतिक उत्थान का भी काम किया नहीं और ठीक है, ठीक है 50% अनुप्रिया जी, पंचायती राज में अनुप्रिया और जी, नगर निगम में अनुप्रिया जी, आरक्षण दिया। तो सर अनुप्रिया जी ये जो आपने फॉर्मूला कहा है ना इनका जी, जो फॉर्मूला जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का है, तो ये तो हमने देखा ना कि महिला आरक्षण बिल में किस तरह से ओबीसी महिलाओं को उन्होंने दरकिनारा कर दिया, कहीं चर्चा नहीं करते हैं। जो अपनी छाती को ठोक के कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, जबकि वो अपने जन्म से नहीं, अपने कलम से है। तो इनकी जो दोहरी चरित्र है, और आज फिर मैं कहती हूँ कि इन्होंने 2 बार अपने आप को जनता के बीच में बता दिया कैसे यह आरक्षण विरोधी है। जब जातीय जनगणना की बात होती है ज्ञानेश्वर सर, तो ये कहते हैं कि हम साथ में जरूर है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में, और जितने भी लोग पिटिशनर थे, मैं नाम बताती हूँ आपको, माखन लाल और जितने भी लोग थे सभी आरएसएस के सहयोगी है। और आज भी अपने बी टीम जीतनराम मांझी के द्वारा आज सदन के अंदर में, बिहार विधानसभा के अंदर में आरक्षण बिल का इन्होंने विरोध करवाया। या इसके पीछे सिर्फ बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने राजनीतिक यहाँ पे साधने का प्रयास किया है, और उन्होंने जीतनराम मांझी भी नहीं समझ पाए कि किस तरह से राजनीतिक वो शिकार हो गए। उनकी बीजेपी की मंशा क्या है? ये ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है और एससी एसटी के आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी। ठीक है अनुप्रिया जी, जयराम जी को बोलने का मौका दीजिए। देखिए अनुप्रिया जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो करते हैं वह देश को दिशा दिखाते हैं, और उसका पीछा नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं? जातिगत गणना के विरोध में सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे थे। पिटिशनर कौन थे? आरएसएस के लोग थे। देखिए अनुप्रिया जी का आरोप बहुत गंभीर है, और बीजेपी क्या नंगी हो रही है? इसी प्रकार की आत्मश्लाघा 2013 में नीतीश जी को भी हो गई थी कि वो जो करते हैं देश उन्हीं के पीछे चलता है, वो हमें छोड़कर गए, वापस आना पड़ा ना। देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, देश के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता जनता ने चुना है उनको। तो नीतीश जी क्या करते हैं, मोदी जी उनके पीछे चलते हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी चीज, अभी अनुप्रिया जी ने एक एक करके नीतीश कुमार जी के बहुत सारे कार्यों की उनका गुणगान किया। उनमें से एक, अभी आज का जो निर्णय इसको छोड़ दिया जाए तो सारे निर्णय एनडीए के साथ हुए थे, भाजपा के सहयोग से हुए थे। जितने भी आरक्षण इससे पहले नगर निकाय, नगर पंचायत, सरकारी नौकरियों में हुए, लेकिन उसका श्रेय तो नीतीश कुमार लेंगे। लेकिन गरीबी में सवर्ण चले जाए, गरीबी में पिछड़े दलित चले जाए, 7% ग्रेजुएट दर रह जाए, उसका श्रेय ये नहीं लेंगे। तो ये दोहरा चरित्र इनका स्पष्ट दिखता है। 3 और बातें मैं बताऊंगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात पिछली बार मैं बताना भूल गया था कि ये तीसरा ऐतिहासिक दिन मैंने इसलिए भी कहा था कि इसके पहले भाजपा की 2 सरकारें कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50% के कैप से आगे बढ़कर के आरक्षण दे चुकी, और वो ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक में तो 78% का आरक्षण है। तो ये सारी चीजें याद कराने की आवश्यकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल आज भी है कि ये जो जातीय सर्वे हुआ वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें असंख्य लोग छूट गए। ये केवल हमारा नहीं, सत्ताधारी दल के नेताओं और जनता का भी आरोप है। और MY समीकरण जिसको वोट बैंक के लिए बढ़ाकर दिखाया, उसके लोग भी कह रहे हैं कि हमसे तो कोई पूछने नहीं आया। तो आज अगर इनकी रिपोर्ट को भी एकदम जो प्रस्तुत हुआ उसको मान लिया जाए तो 36% आबादी अति पिछड़ों की है। तो माननीय अमित शाह जी ने जनता के बीच से जो चैलेंज दिया उसको स्वीकार करिए, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, अति पिछड़े को उप मुख्यमंत्री बनाए और 20% दलित। जयराम जी यही रोकते हैं, अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए। अमित शाह ने चुनौती दी, तो क्या बीजेपी 2025 में अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? स्पष्ट कर दीजिए। सम्राट चौधरी क्या ऐसे ही रह जाएंगे? बीजेपी जो दूसरे को आईना दिखा रही है, क्या वह कमिट कर रही है कि 2025 में बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ा होगा? इसका जवाब दे दीजिए पहले आप। का जवाब प्रमाणित है, सबके सामने जग जाहिर है। पिछली बार 2020 में जब हम सत्ता में सबसे बड़े दल बनकर उभरे, 2 उप मुख्यमंत्री इनके साथ सरकार में हमारे थे। दोनों किस वर्ग से आते हैं?
तो भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जनता के तो बीच में सम्राट चौधरी छाती नहीं ठोक जाना, करके बनाया था, सम्राट चौधरी नहीं जाना, छाती ठोक करके सम्राट चौधरी बनाया था। और आगे क्या होगा ये तो प्रमाण इनको देना है ना, हम तो प्रमाणित नहीं, कर प्रमाण चुके हैं, आपको आगे देना है क्या ना, देना आप होगा। ज्ञानेश्वर भाई आप भी जानते हैं कि ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा, तो आप भी अति पिछड़ा को बनाएंगे ना मुख्यमंत्री। मैं तो कह रहा हूं कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैंने तो इतिहास और वर्तमान बताया, और वर्तमान में चैलेंज है हमारा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, अति पिछड़ा को बना करके दिखाए ना। हमने तो माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय रेणु देवी जी को बना करके, और ये अगर नहीं भागते तो अभी वो उप मुख्यमंत्री रहते। इनको नहीं दिखाई चलिए पड़ा, अनुप्रिया जी, इनको अनुप्रिया जी, पंक्ति में अति पिछड़े अनुप्रिया जी पसंद नहीं चुनौती है। दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, मैं तो कहूंगी जयराम विप्लव जी ने अपने सवाल को ही जवाब ही नहीं दे पाए। आज तो तय हो गया ना कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो खेला आपने उत्तर प्रदेश में किया था अपने साथियों के साथ में, जिस चेहरे पे आप चुनाव लड़ने गए थे और जिस तरह से आपने अभी डंका बजाया अपने प्रदेश अध्यक्ष का, उनका तो पत्ता आपने साफ कर दिया। चुनौती ये का तय हो उत्तर गया दीजिए। ज्ञानेश्वर जी की जयराम जी ने कह दिया कि अब इनके यहाँ तारकिशोर जी ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और इनके दम पे ही चुनाव लड़ेंगे। अरे हाँ, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, इनके यहाँ ना नेता है, ना नीति है, ना हिम्मत इनके नहीं यहाँ है। जो चेहरे हैं। इनके पास एकमात्र चेहरा है वो फ्लॉप, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक की बात की है। मैं थोड़ा उनको बता दूं कि उन्होंने कर्नाटका में कहा कि हम लोगों ने आरक्षणों को बढ़ाया, फिर भी आपकी सरकार चली गई। क्या कमी थी आप में और क्या किया आपने? देखिए, सच्चाई यह है कि आपके पास में जो चेहरे हैं, जिस चेहरे के साथ में जो 56 इंच का सीना लेकर के आप घूमते हैं, जिसको देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना, लेकिन बहुत दुखद है कि वो प्रधानमंत्री कम हमारे देश में वो भाजपा के प्रचार के मंत्री के रूप में भी वो बस नजर आते हैं, क्योंकि उनको देश की चिंता बिल्कुल नहीं है। उनको मन की बात करनी है, और उनको जब जब याद आता है कि हमने सबका साथ सबका विकास की बात कहा था, सबका साथ तो ले लिया, सबका विकास किया नहीं, तो ढोंग रचने चले आते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा का बेटा हूं। मैं फिर कहती हूं कि जो पिछड़े खुद नहीं है, जन्म से नहीं, जिन्होंने अपने कलम से पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए, लेकिन जब इनकी नीति की बात होती है, नियत की बात होती है, कहीं पे भी मैं पूछती हूँ कि आप अपने कमेटी में बताइए ना कि आपने यहाँ कमेटी का विस्तार हुआ है, कितने आपने अपने दलों में पिछड़ा अति पिछड़ों को शामिल किया, कितने आपने एससी एसटी को लोगों को शामिल किया। आपके यहाँ जो जिस तरह के स्ट्रक्चर है, आप जिस तरह से दरकिनारा करते हैं, वो दिखता है कि आप किस तरह से आरक्षण विरोधी है। आप बताइए कि जीतनराम मांझी जी ने आज आपके कहने पर किया कि नहीं किया विरोध? आपने कहा जीतनराम मांझी जी को, क्योंकि वो आपके साथ में है, आपने तो उनको रोका नहीं कि नहीं भाई, ये आरक्षण का हम लोग सपोर्ट करते हैं, जिस रिजर्वेशन को बढ़ाने का हम लोग सपोर्ट करते हैं, इस पे आपको बोलना उचित नहीं है। लेकिन आपने पर्दे के पीछे से फिर से खेल शुरू किए हैं, और बिहार की जनता जानती है, और खासकर ओबीसी और एससी एसटी की आप किस तरह से पिछड़े विरोधी है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपको कुछ दिन पहले आप जगजीवन राम बाबू के नाम पे चले आ रहे जो योजनाएं हैं, उनको बंद कर दिया केंद्र की सरकार ने। किस लिए? क्योंकि वो दलित है, इसलिए आप, क्योंकि जगजीवन बाबू जी के नाम पे बाबू लगा है, आपको उनसे इतना परहेज हो गया कि उनके नाम पे चले आ रहे, आपने योजनाओं को बंद कर दिया। तो आपके चेहरे कई जगह पे बेनकाब हुए हैं, और मैं आपसे फिर कहती हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मांग की है कि हमने जो योजनाओं का निर्माण किया है, जिन पंचवर्षीय योजनाओं बनाए हैं, जो गरीब है, जिनका उत्थान होना है, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। उन योजनाओं की जो समय सीमा है 5 वर्ष से वो कम हो जाएगी। आप सहयोग वैसे कर सकते हैं। हाँ, जयराम जी आपके पास आते हैं। जीतन राम मांझी का विरोध, जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हैं, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जो कहती है वही होता है एनडीए में। यह विरोध क्या आप रोक सकते थे क्या? फिर 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान का जो कर्म था, या जिस तरीके की जो बातें हुई, तो क्या जीतन राम मांझी ने जो आज कहा वह बगैर बीजेपी से पूछे कहा? देखिए, आज तो सबसे पहले सदन के भीतर एक बार फिर से नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया। पिछले दिनों उन्होंने बयान देकर के क्या साबित किया था, वो देश से बार बार माफी मांगते रहे। आज उन्होंने क्या किया जीतन राम मांझी जी के साथ? पहली बात तो ये, सदन में आसन की ओर से जो कुछ मैंने सुना लाइव और बाद में भी देखा, स्पष्ट तौर पर कहा गया, और विपक्ष के द्वारा भी टोका टोकी हुई, उसके बाद कहा गया कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो किसी के विरोध का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। जीतन राम मांझी जी के कुछ सवाल थे, लेकिन
कुमार जी ने उम्र में बड़े पूर्व मुख्यमंत्री महादलित नेता को जिस प्रकार अभद्रता से तू तड़ाक करके अपमानित किया, उनका दलित प्रेम और अति पिछड़ा प्रेम वो सब जग जाहिर हो गया। महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच थी वो भी देश दुनिया ने देखी। तो नीतीश कुमार अपने वक्तव्यों से तो लगातार इस प्रकार साबित कर रहे हैं कि उनको मानसिक और शारीरिक उनके स्वास्थ्य की जांच हो, फिर उनको गति पर रखा जाए न रखा जाए, इसका निर्णय होना चाहिए। कहीं ये इस बात में कुछ सच्चाई तो उनके सहयोगी उनको कुछ बीमार करने में लगे हुए हैं। जयराम जी नीतीश कुमार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच पर बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो उठता ये है कि चलिए आपने भी सहमति दी, आपने भी समर्थन दिया और सर्वसहमति से आरक्षण बढ़ाने का मसला जो था, बिल था, वो पास हो गया। राजभवन में जो गवर्नर बैठे हैं वो आपके हैं और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में क्या किया है, राजभवन ने क्या किया है, झारखंड में क्या हुआ है, यह भी आपको पता है कि झारखंड के राज्यपाल ने नामंजूर कर दिया जब वहां आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव आया। तो आप बताइए कि जब आपने सहमति दी है, राजभवन क्या मंजूर करेगा 75% आरक्षण के फार्मूले को जो बिल पास किया गया है? क्या राजभवन की ओर से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाएगा, मंजूरी दिलाएगा कि सदन के भीतर सिर्फ कहने के लिए कि हम साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहने के लिए कोई काम नहीं करती है, जो करती है ठोक बजा कर करती है। इसीलिए मैंने कहा आज कहने के लिए तो राजद आई ना, एनडीए के सरकार में निर्णय हुआ, 500 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ, इस पर बातचीत हुई और अभी अनुप्रिया जी ने भी स्वीकार किया कि भाजपा ने जब सवाल उठाया कि आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करिए, तब जाकर के इन्होंने 1 महीने के भीतर उसको किया। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा दबाव बना करके बिहार के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के हक में, गरीब सवर्णों के हक में, सवालों से बिहार के हक में बच नहीं सकते। बिहार के हक में खड़े, वो मेरा सवाल नहीं है ना मेरा अधिकार है। मैं किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर महामहिम राज्यपाल हैं, उनके ऊपर मैं अभी आपको कह दूं कि वो कितने बजे क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो रुख अपनाया वो रुख साफ है, जनता के सामने है। हम पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं है। सामाजिक न्याय के साथ विकास और बिहार की तरक्की, ये हमारा कमिटमेंट है और इसको हम करके दिखा रहे हैं। नहीं तो 32,000 करोड़ की आय वाला राज्य आज इतना बड़ा बजट कैसे प्रस्तुत कर पाता? बगैर केंद्र के सहयोग के सब संभव नहीं है। जनता सब चीजें देख रही है, सामाजिक न्याय की योजनाओं के माध्यम से। जयराम जी अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। जयराम जी मैं चाहूंगी कि आप बिहार की जनता को आज लाइव सिटीज के माध्यम से आप बताइए कि जो पिटिशनर थे, जिसमें नाम मैं 3 आपको बताती हूँ, यूथ फॉर इक्वलिटी, माखन लाल, संगीत रागी, क्या इनका सीधा संबंध आरएसएस है कि नहीं है? क्योंकि आप मुझे अगर ना कहेंगे तो मैं आपको अभी चैनल पे मैं आपको बताऊंगी कि इनका संबंध कैसे आरएसएस से है। जब उन्होंने पिटिशन दायर किया था आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, और सॉलिसिटर जनरल भी जब वो कहते हैं विरोध में, तब आश्वस्त थे कि आप वहां पर्दे के पीछे से नहीं थे। ठीक आपसे सीधा सवाल पूछा अभी ज्ञानेश्वर जी ने कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में जब आपके क्या किया राज्यपाल जी ने, क्या बिहार में राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा में क्या ये पारित हो पाएगा कि फिर आप पर्दे के पीछे से खेल रचेंगे और यह आपका जो चेहरा होगा ओबीसी के खिलाफ में, आपका ये चेहरा फिर बेनकाब होगा? हम बैठे हैं इंतजार में, आप बताइए कि आप थे कि नहीं थे? आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अपने जितने नाम बताए उनके पद नाम भी घोषित करिए कि भाजपा के किस पद पे हैं, संघ के किस पद पे हैं, उसकी सूची लेकर आइएगा, फिर हम लोग निश्चित रूप से उस पर डिबेट करेंगे। बेसलेस बातों का कोई जवाब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानेश्वर जी आपसे अनुरोध करूंगी, 3 नाम बताती हूँ यूथ फॉर इक्वलिटी, अनुप्रिया जी बस 10 सेकंड और संगीत रागी, ये सभी के आप ट्विटर अकाउंट्स को अभी खोल लीजिए और देखिए कि इनका सीधा संबंध कैसे आरएसएस से और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है कि नहीं है, और इनका चेहरा बेनकाब हो जाएंगे। अभी दूध का पानी का पानी है।
खोल कर देखिए वो ये किस तो पद सारे पर है, हमें भारत बताइए, हम भी जान लें कि वो भाजपा के अभी किस तो मैं पद कह पर रही है। हूँ, आप हम तो ट्विटर अकाउंट पिछले खोलिए। 17 साल से हैं, आप अभी ट्विटर हमने तो अकाउंट नहीं भी देखा खोलिए, वो उनका भाजपा अकाउंट के किसी खोलिए। पद पर है। तो इस प्रकार की हल्की आप बातों में जानते मत भी जाइए, नहीं ये हैं, सब ट्रिक फेल हो गया। बिल्कुल सवाल नहीं। आप कह रही है ना, इंडी मैं अलायंस की आप प्रमुख मैं सहयोगी हैं। डंके की से चोट पे 10 कह सेकंड रही 10 हूँ, सेकंड सुन लीजिए। मैं डंके अच्छा, आप की चोट बोलिए पे कह बोलिए। रही हूँ और विद एविडेंस कह रही हूँ, मैं आपको चैलेंज भी कर रही हूँ। क्या आप अरे अभी अपने डंके की मोबाइल में चोट ट्विटर पर पर तो खोल के कल आप देखिए लोगों ने कि ये मुख्यमंत्री के सभी मानसिक आपके दिवालिया वाले बयान का भी आपके बचाव द्वारा। किया। आपके डंके पर हम क्या नहीं क्या नहीं कहें। नहीं, अब सवाल ये है आप तो कि आप मानसिक इंडी आप अलायंस तो गठबंधन मानसिक से जुड़ी बातों हुई पे आप हैं, मत ही और कहिए। इंडी अलायंस जिस 70 तरह से वर्षों तक निर्बाध अमर्यादित रूप से भाषाओं सारे को राज्यपाल उनके, हम राष्ट्रपति उनके, लोगों राज्य ने, की सरकारें उनकी, केंद्र की सरकार उनकी, जिनकी मर्जी से पत्ता हिल तक नहीं चलिए हिलता, उन लोगों ने क्या जयराम जी क्या किया चलिए। सामाजिक न्याय के जयराम लिए, जी ये आपकी रिपोर्ट बताती जयराम है। जी बहस आरक्षण पर ही रखते हैं। आप ये बताइए ना कि राजभवन से मंजूरी कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे में मिलेगा जो बिल पास हुआ है, इस पर चर्चा कीजिए ना। कि झारखंड की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह बिहार में भी, और नहीं, आपने इतना सवर्ण की नकारात्मक बात होने की कही थी। आवश्यकता नहीं है। जयराम जी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, पूरा सवाल होने दीजिए। दूसरी बात आपने सवर्णों की कही थी। देखिए, अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। नीतीश कुमार और तब की एनडीए सरकार ने बिहार में इसे आत्मसात कर लिया। तो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण भी हैं, लेकिन बिहार में एक छात्रवृत्ति योजना चलती है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, जिसमें जातियों की पहचान नहीं है, सभी लोगों के लिए। आप यदि इतने सवर्णों के प्रति बिल्कुल सीरियस हैं, तो क्यों नहीं केंद्र के स्तर पर चला देते हैं योजना, हाँ, कि उन्हें भी मिल जाए आरक्षण। और फिर वही बात कि राजभवन मंजूरी कब देगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और यदि राजभवन मंजूरी देता है बिहार में, तो झारखंड में क्यों नहीं दिया था, छत्तीसगढ़ में क्यों लटकाए बैठा है। और जब बिहार में आरक्षण बढ़ता है 75%, तो फिर केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं बनेगा। मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, और अनुप्रिया जी को भी मैं सारे सवालों का आपका जवाब देता हूं। सबसे पहले तो जितने चाहे जी उतने आरोप आप लगाइए, लेकिन ये देश की जनता यह भी देख रही है, समझ रही है कि आज नीतीश कुमार जी इस पर बात कर रहे हैं ना, 3 साल पहले जब कभी चुनाव भी नहीं था, ना किसी वोट बैंक की कहीं चर्चा थी, केंद्र का चुनाव भी बहुत दूर था, और नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा आप सब लोगों ने की थी। 27 ओबीसी मंत्री 35% और 20 एससी एसटी मंत्री, इस प्रकार सबका समायोजन करके नरेंद्र मोदी जी हमेशा से आगे बढ़ते रहे, सबको लेकर चले। ईडब्ल्यूएस भी लेकर के आए, और ईडब्ल्यूएस का विरोध करने वाले को शायद इंगित करना आप भूल गए थे, राजद वही पार्टी है जिसने विरोध किया था। तो सबका साथ, बिल्कुल सबका बिल्कुल विरोध विकास किया था हमारी आरजेडी ने, मंशा बिल्कुल है। विरोध किया था। लेकिन लेकिन जी इनका अतीत यही है कि जातीय उन्माद फैलाइए, नरसंहार करिए, विकास के रास्ते से भटका दीजिए, जो गरीब थे वो तो नीचे ही रह जाए, अमीर भी गरीब हो जाए। ये राजद और इनके महागठबंधन की नीति है। लेकिन अब वो नीति नहीं चलेगी। रही बात राज्यपाल महोदय का, तो राज्यपाल महोदय के निर्णय के प्रति इतना नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुलझे हुए, स्पष्ट और बहुत बिहार को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, और बिहार के भलाई के लिए वो निश्चित समय पर निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। अब कब लेंगे ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, और वहीं तक अपनी सीमा रेखा समझता हूं। निश्चित रूप से राजभवन से आप ज्ञानेश्वर भाई संपर्क करेंगे तो आपको शायद समय का भी पता चल जाए, और हो सकता है अभी तो निर्णय हुआ, फाइल कब पहुंचेगी ये तो नीतीश बाबू बताएंगे। लेकिन आज जो बिहार की स्थिति है, उसमें इनके नेतृत्व पर सवाल है ना, कि ऐसे लोगों के हाथों में नेतृत्व है जो 50% आरक्षण के साथ 33 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब 15% बढ़ा करके इन्हीं के हाथ में नेतृत्व रहा, तो ये कब तक चलेगा बिहार का विकास। इसलिए बिहार की जनता मन बना रही है, और मन बना चुकी है, इनके जाने का समय है। आज महादलित का अपमान कर दिया, इतने अच्छे अवसर पर नीतीश जी किस तरह बौखला गए। तो इनका दिखता है ना कि दो परिवार के बाहर कुछ नहीं जाने देना। आज उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मेरी गलती थी, इसको मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश बाबू घबराइए नहीं, बिहार की जनता आपकी गलती को जल्द ही ठीक करेगी, आपकी गलती भी ठीक होगी। चलिए, बिहार की जनता नीतीश कुमार की गलतियों को ठीक करेगी। अनुप्रिया जी, बिल्कुल फाइनल रिमार्क्स फराइए।
देखिए, जनता ने तो गलती को बहुत पहले 2015 में ही स्वीकार कर लिया था और सुधार भी दिया था। महागठबंधन की सरकार जिस समय में एक बहुत बड़ी आंधी चल रही थी देश में, और 2014 में जिस तो बहुमत के 2017 साथ में में भाग क्यों बीजेपी गए थे आती नीतीश है, कुमार? 2017 में लोकसभा भाग क्यों गए थे नीतीश कुमार? नहीं नहीं, ये 16-17 के बाद में यही हाल हम आए और कहे कि भाई ऐसा है कि आप जिनके साथ में वहां जंगल राज की भाई बू आ रही है, और आप देखिएगा कि लैंड फॉर जॉब वाले मामले में ये घसीट के लाते हैं, तो उसके बाद में फिर इनकी जो असलियत है ये इतने 7 सालों में समझ में आ जाती है कि ये क्या है। देखिए, इसके पीछे जो जाने की बात है ज्ञानेश्वर जी, मैं बताऊं बहुत सारे कारण ऐसे थे कि इन्होंने जिस तरह से वादा किया था देश की जनता के साथ में कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे, किसानों की आय दुगनी की बात करेंगे, आपको महंगाई की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, सभी पैमाने पे ये फिसड्डी साबित हुए। और इन्होंने माना भी कि हम जितने वादे करते हैं चुनाव में वो जुमला साबित होता है। और जिस तरह से इनकी नीति थी, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आकर कहते हैं जेपी नड्डा जी कि क्षेत्रीय दलों को खत्म हो जाना चाहिए, और बार बार उनका एक प्रयास था। तो जो काम इन्होंने एलजेपी के साथ किया, जो जिन्होंने एनसीपी के साथ किया, शिवसेना के साथ कर रहे थे, तो इनके जो चेहरे जो बेनकाब हो रहे थे भाई, इनका हमने इनको पहले ही इनको अलग किया कि आप बिहार में या किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ में अन्य राज्यों में आप रहते हैं तो क्षेत्रीय दल को खत्म नहीं कर सकते, या आप भूल जाइए। इसीलिए आज देखिएगा कि एनडीए की स्थिति क्या है। जैसे ही इंडिया अलायंस का गठबंधन होता है, इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन होता है, ये पूरा देश जानता है कि एनडीए को अपने एनडीए होने का एहसास होता है और सारे दलों को वो समेटने का प्रयास करते हैं, और संख्या दिखाती है कि हम ज्यादा हैं, जिसमें भाई इनके कई ऐसे दल है जिनको उन्होंने 2 भाग में बांट दिया। आप बिहार का ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एलजेपी के साथ में क्या किया, चाचा भतीजा को लटकाए हुए हैं कि एक सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा उस पता ही खेल नहीं में तो चल पा आपकी रहा भी है। भूमिका थी, उस खेल में आपकी भी भूमिका थी। नहीं नहीं नहीं, हमारी उस खेल हमारी में आपकी भूमिका भी भूमिका होती, थी। नहीं उस भूमिका में हम होते तो हम थोड़ी 2020 में इतना बड़ा नुकसान सहते। ये तो भाई बीजेपी जो पीठ नहीं पीछे जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रही थी, नहीं, यही 2 तो दलों धीरे में धीरे। विभाजन की बात करेंगे तो बात तो हुआ ना, वो बाद में हुआ जब नहीं नहीं, चिराग से बदला लेना था तो उसमें भूमिका। एनसीपी और शिवसेना के साथ में कौन किया? फिर आप ऐसी बातें करेंगे तो बीजेपी के साथ में जो भी क्षेत्रीय दल है उसको पता चल गया कि हम किनके साथ में ये फूट डालो राज करने वाली पार्टी है, और इसकी नीति यही है कि जितना आप फूट डाल सकते हो और राज कर सकते हैं। तो और इन्होंने कहा कि बिहार की जनता की बात है, बिहार ने 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा है, और आप शुक्र मनाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप रहे तब आप सत्ता में रहे, नहीं तो आपकी हिम्मत अगर वैसी होती तो 2015 में भी आप शासन में चले आते, और 2020 में आप दिखा देते कि भाई अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। हम तो 25 का भी इंतजार करेंगे कि भाई देखते हैं कि आपकी करिश्माई जो चेहरे हैं किस तरह से काम आएंगे। अनुप्रिया जी, इस बातचीत को यही खत्म करते हैं और इंतजार करते हैं कि राजभवन कब संचिका पहुंचती है और कब फैसला आता है, क्योंकि झारखंड ने नामंजूर किया है, छत्तीसगढ़ में मामला लटका हुआ है, तो बिहार में यह राजनीतिक बवंडर ही रहेगा कि सचमुच वह बात कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिला पाएंगे लालू, नीतीश और भाजपा, यह देखने की बात होगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।